बार हम सभी इस वृहद्रव संग्रह नामक महान ग्रंथ के अंतर्गत तीन लोकों के वर्णन में मध्य लोकों की व्याख्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कल जब हमने उस मध्य लोक की चर्चा प्रारंभ की तब एक राज्य में कितने द्वीप और समुद्र हुआ करते हैं इस बात की गणना हमने समझ ली थी। और उसमें भी यह कहा गया था कि पूर्ण एक राज्यों में से आधा राजू प्रमाण मात्र स्वयंभू रमण समुद्र है और एक राज्यों में से 25% कहा जाए तो स्वयंभू रमण द्वीप है और शेष में 25% में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और वे भी छोटे मोटे नहीं। सबसे छोटा जो आपको द्वीप दिख रहा है वो ये दिख रहा है। जो 1 लाख योजन का द्वीप है वह सबसे छोटा द्वीप है। इसके बाद जो भी द्वीप हैं वे सब विस्तृत होते जाएंगे। अब यहाँ पर कल जहाँ हमने ये देख लिया था असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इन द्वीप समुद्र में होता क्या है, तो यहाँ आचार्य भगवान उन द्वीप समुद्रों के बारे में थोड़ा और व्याख्यायित कर रहे हैं। और यह बात मुझे अच्छे से ज्ञात हो गई थी कि मुझे ये असंख्यात द्वीप समुद्र बहुत बड़े लग रहे थे, तो मैंने ये देखा था ये तो बहुत छोटे हैं। कल हमने यह भाव अपने जब बुद्धि की उत्कृष्टता पर हम पहुँचे थे तब मुझे ना तो 6000 किलोमीटर की मछली बड़ी लग रही थी, महामत्स्य नाम का जो कितने 12,000 किलोमीटर के 1000 योजन और 12,000 किलोमीटर, तो 12,000 किलोमीटर की मछली हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हमने ये जान लिया था कि संभव है, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है और ऐसी कई हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे तारागण दिखाई दे रहे हैं और उनकी लौकिक विज्ञान में बहुत बड़ी बड़ी काया दिखाई गई है। लौकिक विज्ञान में मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि जो लौकिक विज्ञान तारों की अवगाहना बताता है वह जिन दर्शन में उसमें और जिन दर्शन की अवगाहना में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए अगर सूर्य की गणना करें तो सूर्य बहुत बड़ा दिखने पर भी कितना सा है और ऐसे कितने सूर्य इस आकाश में समाहित हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा जैसे ये आकाश, छोटे से आकाश को अभी देख पाते हैं उसमें ही कितने सूर्य समाहित होते हैं, ऐसे ही जब बड़े से बड़े समुद्र में बड़े से बड़ी अवगाहना की वह महामत्स्य भी दिखाई दे तो बहुत कम ही होते हैं, वे अधिक नहीं हुआ करते हैं। ऐसे त्रियंच असंख्यात वहाँ पर कहाँ पर है? स्वयंभू रमण समुद्र में। मनुष्यों की संख्या कम है। मैंने पहले भी आपको कहा है मनुष्यों की संख्या मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य लोक 2.5 द्वीप तक है। मनुष्य कहाँ तक पाए जाते हैं? तो ये जम्बू द्वीप ज़्यादा से ज़्यादा जो पाए जाएंगे, मानुष्योत्तर पर्वत उनकी सीमा है। मानुष्योत्तर पर्वत कहाँ है? तो हमने देखा था पुष्कर द्वीप है तीसरे के बीच में एक पर्वत है, वो पर्वत है उसका नाम मानुष्योत्तर इसलिए है कि उसके बाहर कोई भी मनुष्यों की गमन नहीं हो सकता है। और इस 2.5 द्वीप के अंदर में मनुष्यों की संख्या यदि देखी जाए तो 29 अंक प्रमाण। कितनी? तो आपकी आबादी कितने अंक की है अभी? 800 करोड़। 800 करोड़ तो 8 और 7 3, 800 में 3 और 7 10 अंक प्रमाण अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बस इतने ही हैं, लेकिन कितने हैं? 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की है। इसमें भोग भूमियाँ और कर्म भूमियाँ सभी को मिलाना है, तब जाके कितनी बनेगी संख्या? 29 अंक प्रमाण। आप शायद गिनती भी नहीं कर पाए, आपके पास में है ही नहीं, लेकिन हमारे पास तो है। हमारे पास अर्थात जिन दर्शन के पास में जो गणनाएं दी गई हैं सबसे ज़्यादा, जैसे आप नील, पद्म
आदि गणनाएं करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे अनेक अनेक जो राशियां हैं, इनको मापने के लिए जिन आगम में बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां वर्णित की गई हैं। जैसे आपने अगर 10 लाख बोलना हो तो आप अगर ऐसा बोलते 1,0,0,0,0 तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। 1 करोड़ या 1 अरब, 1 खरब तो 1,0,0,0 ऐसा बोलना पड़ता है। तो आपने क्या बना दिया, राशि बना दी। खरब बोला जैसे ही तो आपको समझ में आ गया इतने शून्य लगे हुए हैं उसके पीछे। ऐसे ही हमारे आगम ग्रंथों में जब राशियों के पैमाने दिए गए तो बहुत अधिक विशाल राशियों को मापने के लिए भी जैसे नील, खरब, अरब है, ऐसे वहाँ पर न्यूतांग आदि बहुत बड़ी बड़ी राशियाँ, पूर्व, पूर्वांग, इस तरह से सागर तो असंख्यात में चला जाता है, अभी तो संख्यात की बात चल रही है। संख्यात को नापने के लिए ये सब राशियां हैं। तो पूर्व, पूर्वांग उसी में से एक है, जिसे आप पूर्व के नाम से जानते हैं। जैसे भगवान की आयु 84 लाख पूर्व। यहाँ पर जो कर्म भूमिया मनुष्य हैं उनकी आयु पूर्व तक ही जा सकती है, उससे बड़ी राशियों में मनुष्य की आयु नहीं है। लेकिन बहुत सारी संख्याएं जिनका माप उन राशियों में किया जा सकता है, तो वह आवश्यकता पड़ती है जब हम मात्र दृष्टिगोचर हो गए ही इस पृथ्वी को नहीं, संपूर्ण जगत में क्या क्या है उस सबको जानने का जब प्रयास करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी राशियों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे आकाशीय गणनाओं के लिए लोगों को बहुत बड़ी बड़ी इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। आकाश की गणना करनी थी, यहाँ से सूर्य कितना दूर है, यहाँ से वह तारा, वह ग्रह कितना दूर है, तो उन्होंने अपनी तरह से एक आकाशीय गणना की राशि बनाई, जिसे प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में कितना प्रकाश चलता है उसके हिसाब से उन्होंने माप बनाए। ऐसे जिन आगम में अनेक अनेक माप हैं, और आपको इस बात पर आज यहाँ पर जान लेना चाहिए, जो माप की विधि जिन आगम में वर्णित है उसी आधार पर वर्तमान के वैज्ञानिकों ने माप की आधार विधि बनाई है। अभी आपको लग रहा था कि ये कल्पना हो सकती है, गड्ढे में पानी भरना, गड्ढे में बाल भरना, ये कैसे संख्या निकलेगी। लेकिन आप भी वही करते हो, विज्ञान भी वही करता है जो जिन आगम में वर्णित है। किसने गड्ढा खोदा, किसने ये किया, बहुत सारे प्रश्न आप करने लगते हैं कि 1 लाख योजन का गड्ढा खोदना है, फिर 1000 योजन उसमें बाल भरने हैं, या उसमें राई के, सरसों के दाने भरने हैं। यानी पूरी की पूरी गणितीय विद्या वहाँ पर भरी पड़ी है। और जैसे हमने एक दिन देखा भी था कि 1 लीटर पानी ऋषभ नापना हो तो कैसे नापोगे। 1 लीटर पानी आपको लाना है, कैसे लेके आओगे। 1 लीटर कैसे मान लिया कि 1 लीटर ही है ये, तो आपकी बोतल में भरा हुआ है इसलिए मानते हो 1 लीटर वाली बोतल में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानते आप, क्योंकि किसी की बोतल छोटी हो गई, किसी की मोटी हो गई, तो 1 लीटर की बोतल से नहीं मानते। फिर वहां पर एक कहते हैं स्टैंडर्ड बना रखें कि इस स्टैंडर्ड में जितनी बूंदें आती हैं वह सब, तो 1 लीटर का स्टैंडर्ड क्या बनाया था आपने, इतना ऊंचा होना चाहिए और इतना गहरा होना चाहिए, अर्थात इतना आयतन उसका होना चाहिए। वह सिलेंड्रिकल आपने बना रखा है जिसे आप लीटर नापते हैं। कभी भी आपने देखा लीटर चौकोन, कभी देखा चौकोन लीटर हो, त्रिकोणा लीटर हो, गोल बनाया गया, अथवा अभी शंकु आकार में भी होते हैं। ध्यान रखना, जो तेल आदि को नापने के लिए 5 लीटर की कुप्पियां, 3 लीटर, तो वो भी, तो वो एक आयतन के नाम पर कितना आयतन चाहिए मुझे, तो शंकु आधार पे बनाए या फिर हम उसको सिलेंड्रिकल जो बेलनाकार आकार में दें, तो उसका आयतन निश्चित है और उसमें बूंदों की संख्या घट बढ़ जाए चलेगा ना। 1 लीटर में 2-4 बूंदे तो ऊपर से जा सकती है ना कैलाश जी, 2-4 बूंदे ऊपर से आ सकती हैं, आप जा सकती हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 2-4 बूंद भी, एक भी बूंद बनेगी क्या उसमें, एक भी एक्स्ट्रा बूंद आ सकती है क्या, जितनी बूंदें आएंगी उसका नाम 1 लीटर है।
आप ऊपर से दूध वाले से कितना ही ले लें, उसका नाम 1 लीटर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आपने खाली नाप लिया, गिर गया, उसका आप छोड़ देते हो वो। और यदि हर बूंद, पारस जी, हर बूंद में, हर लीटर में 10-12 बूंद इकट्ठी आ जाएं, एक्स्ट्रा आ सकती है ना, ऊपर तक ऐसे ढेल लग जाए जैसे, हो सकता है क्या? थोड़ा दबा दे पानी को। ऐसे ही ज्ञानियों, जैसा अभी वर्तमान में आप पानी के साथ समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही संबंध इन राशियों की गणना के लिए, बस वो 1 लीटर के लिए छोटा सा बेलन था। और जब हम बड़ी राशियों को नाप रहे थे, तब ये जो 1 लाख योजन का व्यास वाला गड्ढा था और नीचे 1000 योजन गहरा था, उसमें बूंदें कितनी आएंगी? बिल्कुल नियम से उतनी आएंगी जितनी होना चाहिए। एक भी गड़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, कहलाएगी क्या? कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे ही जब हम उस अभी वर्तमान के कोई भी वैज्ञानिकों के पैमाने होते हैं, वे इसी आधार पर बने होते हैं, और हम विस्तार से जिन आगम के पैमानों को सोच नहीं पाते, तो हम उसे कल्पना कह देते हैं कि इतनी बड़ी राशि सागर कैसे नापे, इसी विद्या से नापे। और जो वर्ष, वो सागर की इकाइयों में वर्ष इसी विद्या से नापे गए हैं, जिसमें हमने 1 योजन वाला गहरा गड्ढा किया था, उसमें बाल भरे थे। और जब हम दूरियों की नाप कर रहे थे, तब हमने दूरियों की नाप के लिए फिर कौन सी विद्या का प्रयोग किया? संख्यात असंख्यात, यानी संख्या के बाद असंख्यात कब आता है, उसके लिए जब हमने काउंट करने के लिए जब बनाया, तब भी इसी तरह के पैमाने बनाए। एक दिन, किसी दिन समझेंगे, उस अलौकिक गणित को भी समझेंगे, जिससे कि ये पैमाने आपको बुद्धि में आने लग जाए कि ये कल्पना नहीं है। यानी कि असंख्यात वर्ष में जितने वर्ष होते हैं उतने ही वर्ष होते हैं, एक भी कम ज्यादा नहीं होता। असंख्यात वर्ष में जितने वर्ष होते हैं, अर्थात 4 लाख बोला तो 4 लाख बोला तो 4 लाख एक नहीं हो सकता। 4 लाख का मतलब 4 लाख, और लेकिन लाख बोल रहे हैं तो 1 लाख भी लाख है, और 99,999 भी, बहुत सारी रेंज हो गई लाख की। लेकिन जब हमने 4 लाख बोला तो उसकी संख्या मुझे ज्ञात हो गई। ऐसे ही जब मैं असंख्यात कह देता हूं, तो असंख्यात में भी बहुत सारे पैमाने हैं। जब मैंने 3.5 उद्धार सागर बोला था, 3.5 उद्धार सागर बोला था, इसका मतलब था 1 भी सेकंड उसमें ज्यादा या कम नहीं हो सकता। ऋषभ, पानी 2-4 बूंद ज्यादा चला जाए चलेगा? चल जाएगा। आपको 1 लीटर बेचना हो तो कोई घाटा नहीं, 1 लीटर खरीदना हो तो कोई घाटा नहीं। और इसी को 1000 लीटर जिसको जाना है, और वह हर बार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करता रहा, 1000 की जगह टैंकर भरना है 25,000 लीटर का। 25,000 तो बहुत छोटा है, जितना बड़ा करते जाएंगे उसमें 1 बूंद भी ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? इसलिए ज्ञानियों, जब जिन आगम के सिद्धांतों की गणना हुई, ये छोटी मोटी गणना थी, इसमें छोटी मोटी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। इसलिए जो गणनाएं की गई, वहां पर जब इनके क्षेत्रफल आयतन निकाले गए, तब पाई जरूरत पड़ी थी। तो पाई उस समय पाई के नाम से प्रसिद्धि नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे आचार्य भगवान ये तो नाम दे दिया, अपने नाम पे सील लगा दी। जैसे ऋषभ, कोई फैक्ट्री का नाम है आपकी, क्या नाम है? वात्सल्य वायो। और वो वायो जो आप ईंधन है, वो यहीं से लाते हो? कहाँ से लाते हो? खेतों से लाते हो? यहीं से या बाहर से भी बुलवाते हो? बाहर से भी आते हो। फिर बिकता किस नाम से है? वात्सल्य के नाम से। सत्य ना? आपका ही था ना? ऐसे ही जैसे जयपुर का मार्बल गया, और जयपुर का मार्बल शांतिलाल जी किसी स्थान पर नगर पे गया, ये मार्बल, महाराज जी मार्बल,
हाँ, आप कौन से नाम से, आप मार्वल ही करते? महावीर मार्वल। देखना, महाराज जी ने मार्वल बेचा इसलिए हमने उनके तो महावीर मार्वल लेके कहां से जाते थे महाराज जी? कौन सी खदान से? राजस्थान से जाता था। और नाम किसका होता था? महावीर मार्वल का। ऐसे ही बेटा ये पाई वाई लेके कहां से गए? जिन आगम की खदानों से निकाला और अपनी सील लगाई पाई और बेच दिया। और किसके नाम से चल रहा? वंडर मार्वल चल रहा हो या महावीर मार्वल चल रहा हो या वात्सल्य आपका कोई भी, तो वास्तविकता कहां से मिली? इन जिन आगम के ग्रंथों में इनका वर्णन पूर्व में था, जिससे ये आयतन और ये सारी बिल्कुल एक एक चीजों का वर्णन था, तब तक निकाला जा सकता था। शंकु। अच्छा, एक चीज और आपको आश्चर्यकारी बताए, आपको लगता है जैसे अभी पानी का लिया, यदि मैंने कोई एक पात्र लिया, उस पात्र में मैंने सरसों के दाने भरे, तो सरसों के दाने महाराज जी बूंद तो कम ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सरसों के दाने तो कम ज़्यादा हो सकते ना। तो ऐसा करते हैं, किसी ने ऊपर तक भर दिए तो कम ज़्यादा हो जाएंगे ना, किसी ने ऊपर तक भर दिए, बिल्कुल प्लेन ना करके ऊपर तक भर दिए तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऊपर तक भरे तो कम ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं। एक भी दाना ऊपर तक जब ढेर लगाया जाता है ना, तो वो ढेर जितने ऊपर तक पहुंच सकता है, क्योंकि नीचे उतने ही स्थान पे ढेर लगाना है, एक भी दाना एक्स्ट्रा नहीं हो सकता उसमें। जो ढेरी का नीचे का स्थान है, आपने वो पात्र लिया है और पात्र के ऊपर ढेर लगाना चालू किया है, उस पात्र में उसका एक वॉल्यूम आएगा, वो निकालने की गणना जिनागम में दी है कि यदि हम पूरे पात्र को ऊपर तक ढेर तक लगाएं तो उसमें कितने दाने आएंगे, कितने दाने आएंगे उसकी संख्या निश्चित होगी। समझ में आ रहा है? उसकी संख्या भी निश्चित होगी। अर्थात जो वर्तमान के वैज्ञानिक पैमाने हैं वो भी तो जिनागम के पैमानों के आधार पर ही दिखाई दे रहे हैं। या ये कहें इसी तरह से इकाइयां बनी होती थीं। जिन दर्शन का नहीं कह रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि यह इकाइयों की गणना हमेशा से चलती आ रही है, इस आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उसका वर्णन जिनागम में विस्तार से मिलता है। उसका वर्णन, क्योंकि यह सब अब आप नहीं खोज सकते थे 1 लाख योजन का गहरा गड्ढा, 1 लाख योजन की जिसकी विस्तार हो और नीचे 1000 योजन हो, लेकिन नहीं खोजने से जिसने जाना है कि कितना होगा, उनकी मैथमेटिक्स सर्वज्ञदेव की तरह अच्छी थी, अनंत प्रभु की मैथमेटिक्स अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जो आप लोग नर्सरी के बच्चे देख के, जितने वैज्ञानिक हैं सब नर्सरी के, वे डर जाते हैं।